To please accompany him to the stage and welcome him with a bouquet of flowers, please. Thank you, Rajiv ji. I now request the Honorable National President to Rajiv ji would give us welcome speech for the National President, and then we'll take it from there. Good afternoon, ladies and gentlemen. Now the most awaited session of the day, the super session, and I am happy to announce that we have today the great visionary leader, former Chief Minister of UP, 5 times MP, Akhilesh Yadav ji. When I say great visionary leader, does not mean that he is my leader, so I am boasting of him, to be a great leader. He is the leader who thinks ahead of time. When no one was imagining that anybody can think of a child from a poor family or underprivileged family can think of having a laptop, those days, imagine, 18 lakh laptop घर घर में पहुंचाया 2012 में, कभी जो सोच नहीं सकते थे, वो हमारा विजनरी लीडर। जब हम यूपी में खोजा करते थे कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है, तो देश की सबसे बेहतरीन एक्सप्रेसवे जिसमें फाइटर जेट तक उतरे और आज भी वो मॉडल एक्सप्रेसवे है, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनाया। जब सीएम बने तो उन्हें एहसास हुआ कि उस प्रदेश के सीएम हैं जहां के लोग रात को बीमार पड़ जाते हैं तो दवा का भाव में कम दहशत से मर जाते हैं कि डॉक्टर के पास पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, अस्पताल में जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तब उन्होंने ऐसा कॉन्सेप्ट निकाला समाजवादी एम्बुलेंस सेवा का। उन्होंने कहा कि जहां भी गए हो आप वहां रहना, लेकिन चिंता मत करना, आपका बेटा और भाई सीएम है, 108 डायल कर देना, पड़ोसी पहुंचे न पहुंचे, दरवाजे पर एम्बुलेंस पहुंच के इलाज करा देगी। ऐसा भी लीडर। हर घर में बेरोजगारी भत्ता, पेंशन, कन्या विद्याधन, I can go on count an endless number of these things. And today also this concept, Vision India, is nothing but it proves that this leader thinks always ahead of time. जब सारे देश के नेता अपनी राजनीति में व्यस्त हैं, तब ये विजन इंडिया कॉन्सेप्ट न सिर्फ समझने का, बल्कि अगले इलेक्शन में जाने से पहले टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड व्हाट एक्चुअली यू वांट टू अचीव। और जब आपका मौका मिलेगा, आई एम श्योर अगेन वंस अगेन हिल प्रूव पॉलिटिकल अपोनेंट दे मे क्रिटिसाइज हिम फॉर देयर पॉलिटिकल इंटरेस्ट, बट आई बेट यू नो वन कैन डिलीवर बेटर देन अखिलेश यादव जी। सो लेट्स वेलकम और ग्रेट लीडर अखिलेश यादव जी। थैंक यू। मैं सबसे पहले राजीव राय जी का धन्यवाद दूंगा, और क्योंकि हम एआई के कार्यक्रम में और यहां पर जितने भी डेलीगेट्स हैं, जो बात राजीव राय जी कह रहे थे, अगर वो चेक करना चाहेंगे तो बात सब सच निकलेगी कि जो राजीव राय जी ने कहा है कि वो हम लोगों ने कुछ डिलीवर करने का काम किया है। मैं सबसे पहले एमएस राव जी, सुनीला जी और सिराज चौधरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा कि उनके विचारों से, उनके एक्सपर्ट व्यूज से हम लोगों को बहुत कुछ सोचने और समझने का मौका मिला है। इस कार्यक्रम में मैं डेलीगेट्स का धन्यवाद इसलिए दूंगा कि बिना डेलीगेट्स और आपके आए हुए ये कार्यक्रम हमारा सक्सेसफुल नहीं होता। और आपके आने से न केवल हम लोगों को अच्छा लग रहा है, बल्कि दूर जो देश के लोग और खासकर यूपी के लोग देख रहे होंगे, उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि आखिरकार हम लोग भी देश के साथ चलना चाहते हैं और हम सब लोग मिलकर के देश को एक विकसित भारत की तरफ ले जाना चाहते हैं। अगर डेवलप्ड कंट्री हमें बनना है और जहां डेमोग्राफिक डिविडेंड सबसे ज्यादा हो, वो चैलेंजेस क्या होंगे हमारे आपके बीच में, शायद वो चैलेंजेस को कैसे हम दूर करें, उसको लेकर के हम सब विचार भी कर रहे हैं। सबसे बड़े चैलेंज तो गरीबी भी हमारी है।
नौकरी है, रोजगार कैसे मिले। हमारा जो गांव की आबादी है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर या रूरल आबादी जो है वो अभी भी 70% है। जहां अर्बनाइजेशन हो रहा है वहीं हमें यह भी सोचना पड़ेगा जो कि रूरल जो भारत है वो एआई से कैसे जुड़े, जब टेक्नोलॉजी का लाभ उन तक कैसे पहुंचे। ये चैलेंजेस भी हैं। और जहां हमारा समाज में बहुत सारी चीजें हैं सोशल जस्टिस को लेकर के, इक्वलिटी की बात कैसे हो, संविधान जब हमें ये दायरा देता है, तय करता है कि हम बराबरी लाने की कोशिश करें, हम सबको बराबर समझें, उस दिशा में हम लोग क्या काम करें, क्योंकि उसके पीछे सरकार को काम करना पड़ेगा। जब हम डेटा सेंटर की सोचे तो डेटा सेंटर कैसे बने, और उसके लिए सरकार क्या ऐसी फेवरेबल पॉलिसी बनाए कि जिससे सबका साथ और सबकी ग्रोथ एक साथ हो सके। और जो भेदभाव है हमारे समाज में पढ़ाई को लेकर के भी है, जब हम देखते हैं कि पढ़ाई में भी बहुत सारा डिफरेंस है, तो उनको भी साथ कैसे लेकर के चल सकें। बहुत सारे सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में एआई कैसे काम करे, हेल्थ सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, या जो अर्बनाइजेशन होता जा रहा है उसमें हम क्या और काम कर सकते हैं। इधर बहुत सारा डिजिटल डिवाइड को लेकर के एक समय कोशिश की थी समाजवादी पार्टी ने कि लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन किया, बड़े पैमाने पे किया। आईटी सेक्टर में और क्या काम कर सकते हैं, एचसीएल जैसे बड़े ग्रुप उन लोगों को लेकर के आए लखनऊ में, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, पॉलिसी के तहत हम लोगों ने जोड़ा। तो डिजिटल डिवाइड और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करें हम लोग, उस दिशा में भी हम लोगों को काम करना पड़ेगा। एक स्टार्टअप का इकोसिस्टम कैसे क्रिएट करें, तो ये तमाम चीजें जो लेकर के हम लोग बैठे हैं। पहला भी हम लोगों ने विजन इंडिया, नियो इंडिया का कार्यक्रम किया था। हमें उम्मीद है कि इससे भी आपके बहुत सारे विचार, बहुत सारे सुझाव, सजेशन जो मिलेंगे, एक्सपर्ट्स ने जो सुझाव दिए हैं, उन सबको शामिल करके आगे आने वाले समय में हम लोगों की कोशिश होगी कि उस दिशा में हम लोग काम करें। मैं एक बार फिर एमएस राव जी का, सिराज चौधरी जी का, सुनील जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा, क्योंकि बिना आपके इतना अच्छा कार्यक्रम, बिना आपके इतने अच्छे एक्सपर्ट, चीजें शायद हम लोगों तक नहीं पहुंचती। और डेलीगेट्स जिन्होंने कोशिश करके यहाँ पर आकर के इस कार्यक्रम को बहुत सफल बनाया है, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके ब्लेसिंग्स के लिए, आपके वर्ड्स के लिए, जो डायरेक्शन, जो विजन आपने रखा उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। एंड विद योर परमिशन हम लोग सेशन की शुरुआत कर सकते हैं सुपर सेशन के लिए। तो आई वुड रिक्वेस्ट फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी आलोक रंजन जी to also please come and join us on the stage so that we can have a super session. Most welcome, sir. With your permission, let's start the super session. Can we please have a huge round of applause for the super session now? Thank you very much. Most welcome, sir. आपने अभी विजन इंडिया की बात की, आपने नियो विजन की बात रखी थी, स्टार्टअप की जहां आपने बात रखी थी, बैंगलोर में जो कार्यक्रम किया था, वहां से अपनी बात शुरू करूंगा। आपने एजुकेशन की बात अभी रखी कि देश में एजुकेशन में बड़ा अंतर है। मैं वहां से अगर अपनी बात शुरू करूं तो आपकी जो अपनी एजुकेशन है वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रही, इंजीनियरिंग की, आपने मास्टर्स किया टेक्नोलॉजी में, इंटरनेशनल ग्लोबल एक्सपोजर है आपको। और जब सरकार में आप यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर बने उत्तर प्रदेश के, तो आपने उत्तर प्रदेश को टेक्नोलॉजी से जोड़ने का काम किया। मल्टीपल इनिशिएटिव्स, चाहे डायल 100 हो, चाहे 1090 हो, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन हो, एक्सप्रेसवेज बनाने हो, मेडिकल हेल्थ में हो, हर चीज में आपने टेक्नोलॉजी को हमेशा एक एनेबलर की तरह माना। आप हमेशा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आम लोगों की सुविधा के लिए हो। आपको लगता है क्या कि आपकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो आपको डिस्टिंक्ट बनाती है? आज जिस तरीके से 15 साल पहले उत्तर प्रदेश डिजिटल के मुहाने पे खड़ा था, मोबाइल टेक्नोलॉजी के रिवोल्यूशन के मुहाने पे खड़ा था, जिसमें आपने लीडरशिप दी, आज उसी तरीके से दोबारा हमारा देश
एआई के मुहाने पे खड़ा है। तो आपका जो टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग है, बैकग्राउंड है, मैं कह सकता हूं शायद ही कोई दूसरा लीडर देश में ऐसा हो जिसका ऐसा बैकग्राउंड हो, जो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड बैकग्राउंड से आता हो। क्या आपको लगता है आपकी वो ट्रेनिंग आपको आज काम आती है, जो एजुकेशन थी आपकी? मैं सबसे पहले तो हैदराबाद के लोगों का धन्यवाद दूंगा मैं, और ये मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि जब हम 108 की बात करें, जो एम्बुलेंस सर्विसेज शुरू हुई हैं, यहां जितने लोग बैठे हैं जिनको जानकारी होगी, सबसे पहले हैदराबाद में ही 108 एम्बुलेंस सर्विस शुरू हुई थी, और उसके प्रोफेसर वेंकट जो थे उन्होंने शुरुआत की थी। वो शुरू से उस योजना के साथ जुड़े रहे। जब यूपी में हम लोगों को शुरू करना था, मुझे खुशी इस बात की कि प्रोफेसर वेंकट को हमने साथ लिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि यूपी जितना बड़ा स्टेट है, क्योंकि बड़ी आबादी का स्टेट है, गांव बहुत हैं, अर्बन एरिया बहुत है, सबसे अच्छा 108 का एम्बुलेंस सर्विस 102 सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत यूपी ने अपना सबसे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया। न केवल वो किया, उसके साथ साथ पुलिस का रिस्पॉन्स सिस्टम जो क्रिएट हुआ था उस समय, और जो रिकॉर्ड टाइम में बनकर के तैयार हुआ, जिस तरह एम्बुलेंस का काम होता था उससे कम समय में पुलिस का डायल 100 जो टेक्नोलॉजी के साथ इंट्रोड्यूस किया। उस समय शायद यूपी के बारे में ये सोचना कि यूपी एक रिस्पॉन्स सिस्टम दे सकता है, और मुझे याद है कि उस समय के सबसे बड़े अधिकारी जो थे स्टेट गवर्नमेंट के, प्रोफेसर वेंकट, उनको न्यूयॉर्क लेके गए, एनवाईपीडी का उनका सिस्टम कैसे चलता है, वहां का रिस्पॉन्स सिस्टम कैसे है, उसके तहत यूपी ने करके दिखाया। और शायद देश में पुलिस का इतना बड़ा रिस्पॉन्स सिस्टम विद टेक्नोलॉजी, जो डेटा पूरा वहां रिकॉर्डेड है, आप सीसीटीवी से किसी समय भी घटना को देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन पूरी आप तक पहुंच सकती है, वो अगर इनेबल किसी ने किया तो समाजवादी सरकार में, बाकी लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते थे तो उस समय किया। भविष्य में क्योंकि एआई एक चैलेंज है, जिसका यूज हो, एआई का मिसयूज ना हो, वो भी हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाना पड़ेगा कि एआई का यूज बेहतर हो, एआई का मिसयूज ना हो। होने पर आपने अभी बात शुरुआत की सर किसान की बात से, खेती की बात से। आपने कहा किसान को टेक्नोलॉजी जोड़ने की जरूरत है, उस पर काम करने की जरूरत है। तो मुझे याद है आप हमेशा बात कहते थे कि किसान को सबसे बड़ी दिक्कत होती है अनसर्टेनिटी से। इतनी सारी अनसर्टेनिटीज, अनिश्चितताएं हो उसके सामने। किसान के लिए, खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, आज भी उत्तर प्रदेश लार्जली एग्रीकल्चर है। हमारे इकोनॉमी का बहुत बड़ा वर्ग आज भी काम करता है, लगभग 70% आबादी आज भी किसी न किसी फॉर्म में एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। उसके लिए आपको क्या क्या लगता है कि किस तरीके से हम उसको भाग्य बदल सकते हैं टेक्नोलॉजी का, एआई का इस्तेमाल करके? एग्रीकल्चर और किसान हमारा, और फूड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है एआई। आज जब ड्रोन्स हैं, सेंसर्स हैं, और भी सैटेलाइट इमेजेस हैं, अगर हम उनका इस्तेमाल करें तो बहुत किसान को लाभ मिल सकता है। किसान के जो संकट है, उसके सामने जो परेशानियां आती हैं, कभी पेस्टिसाइड्स की वजह से, कभी पेस्ट इतना उसकी फसल खराब होने लगती है, कभी उसको पता नहीं होता कि हमें कितना पानी डालना है खेत में, कभी उसको ये पता नहीं लगता है कि हमें किस समय खाद डालनी है। तो ये तमाम चीजें और किसान की मदद करने का काम अगर कोई कर सकता है, तो मैं समझता हूं एआई के माध्यम से किसान को बहुत लाभ पहुंचा सकते हैं। कभी यूपी में पहला सेंटर बना था, रिमोट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, रिमोट सेंसिंग सेंटर। उसका भी लक्ष्य ये था कि इमेजेस से, जो सैटेलाइट से इमेजेस आती हैं, उससे फार्मर्स को हम मदद करें, और गवर्नमेंट को डेटा वो मिल जाए, गवर्नमेंट भी उस तरीके से पॉलिसी बना सके और किसान तक मदद पहुंचाने का काम कर सकें। तो ये हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्रिएट हो जाए कि हमें कब फैसला लेना है, कब डिसीजन लेने हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है एआई। मुझे याद है आपने एक निर्णय लिया था एज चीफ मिनिस्टर, जिसमें आपने कहा था कि सॉइल टेस्टिंग
पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जो चाहेगा जैसे चाहेगा उसको सरकार के माध्यम से करा सकता है। उसके लिए आपने फंड भी जारी किया था। वो एक बड़ी लेवल पे पूरे उत्तर प्रदेश में पहली बार लोगों ने अपने किसानों के रिपोर्ट कार्ड टाइप के बनवाए थे, जो खेत किसान कार्ड बने थे, रिपोर्ट कार्ड बने थे सर। कि उस डेटा को भी अगर इंटीग्रेट करें एआई में, तो क्या आपको लगता है कि इंटीग्रेटिव होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए इसके लिए? क्यों नहीं, क्योंकि अगर हम किसान की मदद करना चाहते हैं, अगर हम प्रिडिक्ट कर सकें, जी, प्रिवेंशन कर सकें किसी चीज को लेकर के, और उसको उसके जो पेस्टिसाइड से जो नुकसान होता है उसका प्रोटेक्शन कर सकें, उसको बचा सकें, तो मैं समझता हूं सॉइल टेस्टिंग है, उसको बड़ा लाभ मिल सकता है किसान को। बड़ा लाभ मिल सकता है। एआई के थ्रू उसको लाभ मिल सकता है। जी। और क्योंकि आप एपीसी रहे हैं, उस विभाग को बहुत देखा इन्होंने करीब से, मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी बहुत सारे सुझाव उसमें मैं जोड़ लाना सकते हैं। चाहूंगा। इस मौके पे मैं आलोक जी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर भी रहे और सरकार ऑन है और सरकार में चीफ सेक्रेटरी भी रहे, तो आपने बहुत नजदीक से देखा एग्रीकल्चर सेक्टर को। आपको क्या लगता है आज एग्रीकल्चर में एआई कैसे इंटीग्रेट कर सकता है? Thank you very much. As sir has pointed out, farmer was his foremost priority when he was in the government as the chief minister, and he wanted to do a lot for the benefit of the farmer, to increase the income of the farmer, and to make the farmer more productive. So ये जो आज बात कही what Mr. Abhishek Mishra is saying about soil health, we started this mobile soil health labs, and our mobile health labs were moving all over the villages in Uttar Pradesh, helping the farmers, whoever wanted to get their soil tested, to get the soil tested and give them a soil report card. And giving the soil report card, would help them to finalize how much of fertilizer to use, how much of any other input to use, micronutrients to use, what is really required. Not excess or not less, but the optimum amount has to be used. So this was one of the achievements which was done through the soil health movement. Apart from this, in agriculture sector, enhancing the productivity of the farmer, linking the farmer to the markets, giving him weather information system, what crops he should sow and what time, and what returns he would get from each crop, the storage infrastructure and development of the storage infrastructure, and finally also a continuous linkage between the farmer and the market so that his income level goes up, which is our objective eventually, that the farmer True. becomes an agri-business entrepreneur. He adds value to whatever he's producing, and it is the farmer who adds this value. So that is what Sir's ambition was and Sir wanted to do. Yeah. हाँ, दूसरा क्योंकि अगर क्लाइमेट चेंज का और कभी कभी बारिश इतनी हो जाती है या पानी नहीं मिलता है क्रॉप्स को, या ओले तो पड़ नुकसान जाते हैं, सबसे बड़ा या होता है। ओले पड़ जाते हैं, हाँ, आग ओले लग पड़ जाती जाते है। हैं। तो अगर प्रिडिक्ट कर सकें हम लोग और किसान को पहले से अलर्ट कर दें, तो शायद उससे बहुत बड़ा नुकसान किसान का बचाया जा सकता है, और शायद उसमें एआई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। बिल्कुल। अभी जो वेयरहाउसिंग पॉलिसी आप एक नई लेकर के आए थे, लिंकेजेस पे आपने काम किया था, मंडियों पे आपने काम किया था। फार्मर्स के लिए मंडियां बहुत महत्वपूर्ण वो हैं, तो मार्केट लिंकेज जो है किसान की मंडी तक लेकर के आज जो इनएफिशिएंसीज वहां हैं, आपको क्या लगता है उसमें किस तरीके से अगर हम एआई इंट्रोड्यूस कर दें तो वो किसान का फसल का वाजिब दाम मिल जाएगा? जो अभी फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी आलोक रंजन जी ने भी कहा कि उसकी जो लिंकेजेस हैं उसको एग्री एंटरप्रेन्योर बनाने की कोशिश करी जाए अगर, तो वो कैसे की जा सकती है? उसमें मंडियों का क्या रोल देखते हैं आप? मंडी वो जगह है जहां पर फार्मर को दूसरे से अपने वैल्यू लेने का मौका मिल सकता है, और मंडीज को अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज क्या, किसान अपनी तैयार कर लिया फसल, मंडी आ रहा है, मंडी में कोई लेने वाला नहीं है, तो वो इंतजार कई बार उसको बहुत घंटों करना पड़ता है, उसका इंतजार बहुत ज्यादा हो जाता है। मान लीजिए वो गांव से आया, अपना फसल लेकर के आया और मंडी में कोई खरीदने वाला नहीं मिला, तो उसके बाद वो क्या करेगा? तो एआई एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है कि अगर डेटा हो, कौन सा फार्मर ला रहा है, कौन बायर है, कहां उसको रेट अच्छा मिल सकता है, अगर डेटा सेंटर हो या इस तरह का टेक्नोलॉजी से उसको सपोर्ट मिल जाए मंडी में, तो शायद किसान का समय बच सकता है। मुझे याद है आप जब चीफ मिनिस्टर थे तो आपने खरीद के मौके पर जब मौसम होता है तो आपने सारे मिनिस्टर्स को अचानक दौरे के लिए भेजा था कि सब लोग जाएं और देखें कि गेहूं की खरीद हो रही है कि नहीं हो रही है। और वहां हम लोगों ने बताया कि बहुत लाइनों में लोग लगे हुए थे, रात रात भर लोग जग रहे थे। तो आज वो चीज एआई के माध्यम से स्ट्रीमलाइन की जा सकती है, स्ट्रीमलाइन, और उसका समय बचाया जा सकता है। अदरवाइज तो वो वेट करता रहता है, अपने गांव से सब कुछ छोड़ करके आता है, वो फसल को कहाँ रखे, कई बार वो खुद किराए से लेकर के आता है।
तो अगर किराए से लेकर के आ रहा है तो उसका ही नुकसान हो रहा है। उसका नुकसान बिल्कुल। हाँ, तो अगर वो समय पे उसके सॉल्यूशन मिल जाए तो उसकी इनकम बढ़ सकती है। राइट। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा मेडिकल एंड हेल्थ के प्रति। आपने अभी बात कही बीमारियों की प्रिवेंशन की, और उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, उसमें चाहे गोरखपुर में जापानीज एंसेफेलाइटिस का सवाल हो, चाहे मलेरिया का सवाल हो, लखनऊ में डेंगू से प्रभावित बहुत बड़े क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों में देवरिया बलिया में, बुंदेलखंड में अलग चीजें थी, कहीं स्कर्वी की बात थी, इन्फेंट मोर्टालिटी, मैटरनल मोर्टालिटी पे आपने बहुत होलिस्टिक काम किया था उस समय, और हर चीज में काम, आप चाहे एमबीबीएस की सीट बढ़ाने की बात हो। आज आपको क्या लगता है कि मेडिकल और हेल्थ के क्षेत्र में सबसे बड़ी जरूरतें क्या हैं, और हम उसको किस तरीके से टेक्नोलॉजी जोड़ के सॉल्व कर सकते हैं? एआई बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है हेल्थ सेक्टर में। कई बार हमारे खासकर रूरल इंडिया में जो लोग हैं उनको समय पर इलाज नहीं मिलता, समय पर उनकी बीमारी का इलाज नहीं पता लगता है, डायग्नोस नहीं हो पाता है, और फिर कई बार उनका रिसोर्सेज नहीं है उनके पास, और जो बीमारी है उसके इलाज के लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है। तो ये तमाम चीजें हैं जिनको अगर हम देखें, टेलीमेडिसिन है, या हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, एआई का इस्तेमाल कर करके उनको मदद कर सकते हैं, गांव में उनको भागना ना पड़े, शहर तक ना आना पड़े, या हॉस्पिटल तक नहीं आना पड़े। पीएससी में हम ऐसा एआई के माध्यम से टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, अपने हम स्टाफ को अपग्रेड करें कि वो उनको वहीं पर मदद मिल जाए। जैसे एआई के थ्रू डायग्नोस्टिक टूल्स आ गए, या मोबाइल टेस्टिंग हो जाए वहां पर। राइट सर, राइट सर। तो इसमें चीफ सेक्रेटरी साहब, आलोक जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने जब आप काम कर रहे थे आपके साथ, तो एज चीफ सेक्रेटरी आपसे मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा कि भाई हेल्थ में मैं ये चाहता हूं, इसको करिए आप लोग? अब मुझे याद है एम्बुलेंस, ऑलमोस्ट देश का सबसे बड़ा एम्बुलेंस प्लेटफॉर्म 102, 108, ALS एज वेल, एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाली एम्बुलेंस जो थी वो भी लॉन्च हुई थी सारी। वही जैसे बताया आपने कि दिस एम्बुलेंसेज लॉन्च हुई थी विद लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स एंड एवरीथिंग, तो दैट वाज डन इन अ बिग वे। और जैसा सर ने खुद ही बताया, it was a big thing for Uttar Pradesh to happen because, as you can understand, UP has a population of 240 million. And it is, reaching each and every village of Uttar Pradesh, an ambulance reaching within 15 minutes was nothing less than a miracle. But we could make it happen. And that was something very important. 108 and 102 could reach each and every village, where earlier on people would never reach the hospital and die in their own homes. Now they could be immediately transported to the nearest hospital and get first class medical care. So sir's vision was this only. कि जो भी गरीब हो, जो भी पछड़ा हो, गांव देहात में भी रह रहा हो, he should be able to access the best possible health care. And that is what the vision was for which this was done. और दूसरा, उस समय अगर आपको याद हो, हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम जो लागू किया था, और उसका रिस्पांस ये था कि जो मरीज आ रहा है, जो गांव के लोग आ रहे हैं पीएससी, सीएससी पे, वो डेटा इकट्ठा सरकार को मिल रहा था, वो किस बीमारी के लिए आ रहे हैं, उनको दवाई क्या दी जा रही है। कई बार ये देखने को मिला वो बीमारी तो ये बता रहे हैं और दवाई हम ये दे रहे हैं, तो कम से कम सरकार को डेटा होने के वजह रेक्टिफाई कर सकते थे कि आखिरकार ये क्यों डिसीजन लिया जा रहा है। और दूसरा, अगर आपको याद होगा कि बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन से न्यूट्रिशन मिशन और जो MMR और एक सिस्टम लागू किया कि आशा, उनको हम लोगों ने मोबाइल दिया तो डेटा लाइव फीड करते थे, तो सरकार को पता लगता था कि आखिरकार डेटा नीचे क्या, गांव में क्या क्या हो रहा डेटा आ रहा है। तो IHS का जो सिस्टम उस समय, इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विस इंफॉर्मेशन सिस्टम जो आपने लागू किया था, वो शायद पहला एक्सपेरिमेंट था जिसमें बहुत सारे डेटा आया था। एक और मुझे याद है उस समय आपने बहुत जोर दिया था कि 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होनी चाहिए, जिसके लिए मैटरनल सर्विसेज के लिए आपने अलग से एम्बुलेंस की स्कीम लॉन्च हुई थी। तो वो उन सब चीजों का प्रभाव हमें एडवांस्ड जो आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी उस पर देखने को मिला, IMR, MMR के रेट्स जो डिक्लाइन हुए उस पर देखने को मिला। आज वो चैलेंजेस आपको कहां दिखते हैं? I'll just add one thing only. Another thing what sir just said about nutrition mission. He was the first person as the chief minister who started a nutrition mission because there was a lot of malnourishment and undernutrition in the population out there. And there we did a survey, and first survey we found out about 13 lakh infants and young boys and girls who were undernourished. And then we started a Hosla program for them in which they were given nourishing meals. And then we measured their progress over the next 1 year and seeing how the milestones were reached. And ultimately all of them came out of the
undernourishment thing and were, well nourished. So this can be, AI can play a very major role. We can tracking the malnourishment and undernourishment in the population, giving them the inputs which you want to give, good food, medicines, or anything, and then take them forward. So that is something which is very big. And another thing I want to point out about the inventory control system which Sir launched, medicines ka. Earlier on in district hospitals and government hospitals, medicines would not be available on time, or the right kind of medicines would not be available, or medicines after expiry date would be available. Now that was entirely computerized in its time. And right from, when the stock out, just like in a corporate sector, in any hospital, when any particular medicine stock out would be reaching, immediately orders would be placed and supply would rush to the hospital. So there was no question of any shortage of any medicines in any hospital at any point of time, all managed through the inventory control management system through the computerization model. Yes. तो ऑलरेडी कंप्यूटराइज हो गया था, अब उसको एआई से जोड़ने का काम करना है, अब उसको एआई से जोड़ने से काम करना है कि वो प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाए। आपने एक चीज अभी आशा बहुओं वाली बात की, वो एक ऐसा तरीका है जिससे कि अगर हम गांव-गांव तक मोबाइल डिवाइसेस पहुंचा दें और लोगों को जोड़ दें तो बड़ी से बड़ी बीमारियां भी, जैसे आप हमेशा कहते हैं कि इसमें कैंसर का इंसिडेंस बहुत बढ़ रहा है। आपने डेटा ट्रैकिंग की थी सरकार में एज चीफ मिनिस्टर, मुझे याद है उस समय भी सैकड़ों करोड़ रुपए कैंसर के इलाज के लिए आपने दिए थे। उस ऐसी गंभीर बीमारियां जो हैं उनके लिए हम एआई का सिस्टम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको क्या लगता है? जैसा आपने बताया कि दवा को पहुंचाना और किस बीमारी के क्या क्या हो रहा है, वो एक डेटा जब मिलता है तो हमें सरकार को सोचने का मौका मिलता है। इसी तरह जब चीफ मिनिस्टर ऑफिस से हम जिन गरीबों की मदद करते थे तो डिफरेंट बीमारी में मदद होती थी, और उस डेटा से हम लोगों को ये पता लगा कि आखिरकार यूपी में कैंसर किस इलाके में ज्यादा हो रहा है, हार्ट के इश्यूज किस इलाके में ज्यादा हो रहा है, किडनी के इश्यूज इस इलाके में जा रहा है। जब उसके बैकग्राउंड में हम जाते हैं और देखते हैं कि जिस इलाके में कैंसर ज्यादा हो रहा है वो आखिरकार क्यों हो रहा है, तो वो कुछ जगह तो ये पता लग रहा था कि पानी का जो हमारा सोर्स है या पानी कुछ इस तरह का है जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज उसी तरह के आ रहे हैं। तो अगर एआई है और डेटा हमें मिल रहा है आशा बहनों से, गांवों से अगर मिल रहा है, तो सरकार बड़ा काम कर सकती है, लोगों की बड़ी मदद हो सकती है हेल्थ सेक्टर में। स्पीड ऑफ डिसीजंस जल्दी हो जाएगी, इट विल बी मच फास्टर डिसीजंस मेकिंग थ्रू दैट। ठीक है, एक आपने प्रिडिक्टिव एनालिसिस की जो बात कही है अभी, आप हमेशा कहते हैं कि रोकथाम ही सबसे बड़ा, प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर, कि रोकथाम ही सबसे तरीका है। उसमें एआई का बहुत बड़ा रोल हो सकता है सिम्टम्स को अर्ली डिटेक्ट करने के लिए, जैसे स्किन कैंसर्स हैं, बाकी चीजों के लिए भी। तो उसके लिए एक सिस्टमैटिक तरीका अपनाना चाहिए, आपको लगता है कोई वर्सेटाइल टूल ऐसा इंटीग्रेटिव बनना चाहिए सर? क्योंकि इसलिए बनना चाहिए, अदरवाइज तो हमारा बहुत नुकसान होता है। समय पे इलाज न मिल पाना, जानकारी न होना, इलाज कहाँ कराने जाएंगे। तो मैं समझता हूँ अगर प्रिडिक्टिव हो तो सरकार डिसीजन ले सकती है, जो सरकार के रिसोर्सेज का लॉस है वो बचाया जा सकता है। So, Alok ji, I would like to ask you from that perspective, being a former bureaucrat, you understand what are the bureaucratic processes that can be ingrained in every step of the process, for example, health or predictive analytics, which you would institute as a policy level, as a chief secretary for the state, for example, and that any scheme which gets implemented will follow these guardrails. Can you just mention any three of them? Actually, the first thing came out in the morning discussion itself, where MSR pointed out that what is the problem itself. Right. Problem so as a definition. bureaucrat or as a policy maker, first of all, whether any sector you take up healthcare or anything, you have to understand what are the problem or what are the problems Right. which you want to resolve. And when you understand that, then you can develop the processes, the regulatory framework, and the technology accordingly to focus on solution to those problems. And then you measure. The next thing is measurement, what Siraj pointed out in the morning discussion. Yeah. You measure and see how we are improving on those parameters. Right. I think that is what, as a bureaucrat or as a policymaker, I would You say would institute. one has to be concerned about when you want to implement AI in governance. Right. Right. Okay. मैं बढ़ना चाहूंगा सर आगे, अभी थोड़ा सा शहर की तरफ आते हैं। अर्बन प्लानिंग में आपने बहुत काम किया। उस जमाने में आप हमेशा कहते थे कि शहर सिर्फ इमारतों से नहीं बल्कि नई सोच से बनते हैं। वो उस नई सोच में आपने, चाहे लखनऊ की हम बात करें तो नया चक गजेरिया सिटी बनाना, आईटी सिटी लाना, नया मेट्रो सिस्टम बनाना, ओल्ड लखनऊ को सजाना, संवारना, पुरानी विरासत को संवारना, उसके साथ ही साथ नए क्रिकेट स्टेडियम्स बनाना, नई बिल्डिंग्स बनाना, पुलिस के लिए नई सचिवालय बनाना, चीफ मिनिस्टर ऑफिस एक नया बना। इन सारी चीजों पे इंटीग्रेटिव आपने काम किया। पुराने लखनऊ पे जो काम हुआ घंटा घर को बचाने के लिए, बाकी जो शायद ही कभी ऐसा हुआ हो, यूनिवर्सिटी को सजाने का आपने काम किया। ये इसकी सोच जो है आपकी,
आपको क्या लगता है शहर कितने महत्वपूर्ण हैं आज की तारीख में यंग पॉपुलेशन के लिए, कि यूथ हमेशा शहर के प्रति अट्रैक्ट होता है? क्योंकि हमारे शहर बहुत बड़े होते जा रहे हैं, और खासकर अगर हम यूपी देखेंगे, यूपी का हर शहर बहुत बड़ा होता चला जा रहा है। अगर शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं होगा तो उनका जीवन स्तर कैसे अच्छा होगा? एक स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट आया तो सही, लेकिन जो इश्यूज हैं अर्बन एरियाज के, वो हम रिजॉल्व नहीं कर पाए। मान लीजिए यूपी ने सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया एक्सप्रेसवे का, और एक्सप्रेसवे जो और जगह जो पहले डिजाइन थे उसमें आज भी टोल पे अगर हम खड़े हो जाए तो समय खराब हो रहा है, आपका पैसा भी नुकसान हो रहा है, समय का भी नुकसान हो रहा है। इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे क्रिएट हो, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसे हो, ट्रैफिक का मैनेजमेंट कैसे अच्छा हो, आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे अच्छा हो, आपके हेल्थ इश्यूज हैं, हेल्थ केयर जो सिस्टम है वो कैसे बेटर हो, पोल्यूशन इश्यू बन रहा है। हाँ, आपका इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के बहुत इश्यूज होते हैं, लेकिन एआई और टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। आपने अभी इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन डिजाइन की बात की, एक्सप्रेसवेज की आपने बात की, मुझे याद है, और ये इनफैक्ट मुझे लगता है सब लोग उससे इत्तेफाक रखेंगे कि जितने एक्सप्रेसवेज वैसे डिजाइन होते हैं उनमें हमेशा मेन रोड पे टोल प्लाजा लगता है, लेकिन आपने जो डिजाइन थिंकिंग का इस्तेमाल करके, आप डिजाइन थिंकिंग की बात करते हैं हमेशा, आपने डिजाइन थिंकिंग का इस्तेमाल करके हमेशा रखा कि जहां से एक्सेस पॉइंट है वहां पे टोल प्लाजा बनाओ, मेन रोड पे कुछ मत बनाओ। जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उस पे रहे, मेन रोड का ट्रैफिक बिल्कुल एंट्री से एग्जिट तक फ्री चलना चाहिए। तो इज दैट एन एग्जांपल ऑफ इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट डिजाइन सर फॉर योर माइंड? बिल्कुल, क्योंकि उससे क्या कंजेशन रुक रहा है, जी। आपका ट्रेवल टाइम इंप्रूव हो रहा है, आपको अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। आप टोल पर अगर स्मार्ट टोल बनाना है तो आपको इजी वे होगा, निकल जाएंगे आप। बिल्कुल, अब तो एआई से आप सीधे स्कैनर लगा के लिडा टेक्नोलॉजी से भी चार्ज कर सकते हैं, जिससे जरूरत ही न पड़े रुकने की आपको टोल प्लाजा। ठीक बात है, अब क्योंकि गवर्नमेंट उस पर भी काम कर रही है, लेकिन एआई का बहुत अच्छा यूज इस्तेमाल हो सकता है। सर, शहरों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम वेस्ट मैनेजमेंट की, जहां भी जाइए आज भी हाइजीन के मामले में, डंप्स के मामले में, कूड़े के मामले में, कचरे के और हर तरीके का कचरा शहरों में निकलता है, वेट भी, हाउस होल्ड भी, सीवेज भी। नदियों का एक मुद्दा जो आपने रिवर फ्रंट डेवलपमेंट पे बहुत काम किया, लखनऊ आज भी बहुत बड़ा उदाहरण है उसका, वो भी उससे जुड़ा हुआ है कि नदियों में सीवेज गिर रहा है। वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट मैनेजमेंट की नजर से अर्बन प्लानिंग के कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या लगता है हम एआई किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? अर्बन इश्यूज में बहुत चैलेंज है जी, और सॉलिड वेस्ट Waste मैनेजमेंट तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा, एआई के थ्रू टेक्नोलॉजी का अगर हम इंट्रोड्यूस करें, उसमें कलेक्शन सिस्टम हमारा हो जी। और सेग्रीगेशन सिस्टम बन जाए, हाँ, सीवेज सिस्टम बने, सर, और क्योंकि बहुत सारे शहरों में रिवर्स नहीं है, कम ही शहरों में रिवर है, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम लोग क्रिएट करें तो शहर अर्बन एरिया को बहुत लाभ मिल सकता है। वेस्ट मैनेजमेंट में सर एआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है सेग्रीगेशन में, जैसे अगर हम कोई एक ऑटोमेट कर दें प्रोसेस को। अभी तो हम क्योंकि सेग्रीगेट क्या करते हैं, एकदम कर देते हैं, फिर मैनुअली कर रहे हैं, या मशीन्स हैं, बहुत इफेक्टिव मशीन्स नहीं है, नहीं है, जो मशीन्स हैं आज, लेकिन एआई का अगर हम इंट्रोड्यूस करें जी। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत इंप्रूव हो सकता है। आज अभी पहले सेशन में भी एक्सपर्ट्स ने राय रखी सर कि कॉन्टेक्चुअल और वर्टिकल डोमेन में एआई को लगा करके, कि जैसे किस शहर में किस टाइप का ज्यादा वेस्ट आ रहा है, अगर हम उसका इस्तेमाल करके, जैसे मुरादाबाद का अलग होगा और बरेली का अलग होगा, रामपुर का, लखनऊ का अलग होगा, तो उसमें भी अगर हम कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन लगा करके आरएजी या बीआर का इस्तेमाल करें तो बहुत बड़ा रोल इस्तेमाल हो सकता है। हाँ, ठीक बात है, क्योंकि हर शहर का क्योंकि इंडस्ट्री या कारोबार की वजह से वेस्ट अलग अलग है। आप जो कह रहे हैं यही बात है, सुबह एक्सपर्ट्स ने भी बात रखी थी सर, तो मैंने क्योंकि कहा- ऑर्गेनिक वेस्ट का डिस्पोजल अलग तरीके से हो सकता है, जी, इनऑर्गेनिक वेस्ट है उसका वेस्ट अलग तरह का होगा। हाँ। अभी इधर मैं देख रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बहुत बढ़ता चला जा रहा है, और इसके लिए कोई बहुत ठीक पॉलिसी नहीं बनी है, और पॉलिसी न होने की वजह से जो डिस्पोजल है वो अपना सिस्टमैटिक रॉ नहीं तरीके है। से कर रहे हैं। हाँ, ठीक बात सर, लोग जला करके कर लेते हैं, उससे पोल्यूशन होता है। शहरों की बात हो रही सर, तो ऐसा हो नहीं सकता ट्रैफिक की बात ना हो। ट्रैफिक पे भी आपने चाहे नए ब्रिजेस पे काम किया था, रेलवे ब्रिजेस पे काम किया था, अंडरपासेस बनाए थे। मुझे याद है लखनऊ का एक अंडरपास आपने
गाड़ी में हम लोग चलते चलते आपसे आपसे मैंने परमिशन मांग ली थी, आपने अप्रूव कर दिया था, जो आज भी मेडिकल कॉलेज के सामने बना हुआ, मेडिकल यूनिवर्सिटी के सामने बना हुआ है। आज सर एआई का इस्तेमाल करके भी ट्रैफिक को स्मूथनिंग के लिए बहुत काम किया जा सकता है। कल हम लोग हैदराबाद में चल रहे थे, आपने देखा, जबकि आपकी फ्लीट में चल रहे थे तब भी इतना ट्रैफिक था। तो उसके लिए वो कितना बड़ा चैलेंज आपको लगता है शहरों के प्रोग्रेशन में, ग्रोथ में? क्या वो इंपेडिमेंट हो सकता है और उसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम लोगों को बेहतर करना पड़ेगा जी, और अर्बन एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम जो कंजेशन एरिया है प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस इलाके में किस जगह पर ज्यादा है ट्रैफिक। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट में एआई, सीसीटीवी कैमरास और सैटेलाइट का लाभ लेकर के हम लोग बेहतर ट्रैफिक सिस्टम कर सकते हैं। आपने अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स की बात की। मुझे लगता है देश का सबसे अच्छा और सबसे तेजी से बना हुआ एक मेट्रो सिस्टम लखनऊ शहर में बना, जो कि आपने ऑलमोस्ट 2 साल के रिकॉर्ड टाइम में बना के दिखा दिया, और आज तक 10 साल 12 साल बाद भी उसमें 1 भी इंच का एक्सटेंशन नहीं हुआ है। तो वो तो एक अलग बात हो गई, मैं पॉलिटिकल बात अभी नहीं कर रहा आपसे, मैं अभी तो सिर्फ टेक्नोलॉजी। आपकी क्या सोच थी उस जमाने में जब लोग ये हो ही नहीं रहा था कि कैसे बन सकता है, आपने कहा 2 साल में बना करके दिखा देंगे, उसको कैसे, क्या सोच थी और वो आज कैसे एक्सटेंड होना चाहिए, और एआई को किस तरह हम उसमें इंटीग्रेट करें? मैं कहूँगा अजीत साहब, इसमें मैं चाहूंगा इसमें आप भी नेक्स्ट ट्रेंड पे। Sir, it is very clear that when this Lucknow metro thing came up, sir was very clear that I want this metro in Lucknow, and a modern, absolutely the best possible metro. It should be something of excellence and Right. should come up within 2 years. And then first of all, we got, just like he sir talked about Mr. Venkat Chengavelli from Hyderabad, who was advising us on the 108. We got Mr. Sridharan, nothing less than Mr. Sridharan. Sir got him personally. He's the metro man of India. And Mr. Sridharan then advised us on how to go about this metro thing. And professionally, we recruited the entire team, from the managing director downwards. And all the contracts and tendering was done without any interference in a professional manner. And technically, it was the best possible metro which has come up. Nothing less than Mr. Sridharan has said that this is the best ever metro he has seen anywhere in India, True. and in the fastest ever time. Yes, he said that on record. उनका वीडियो इस पे, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। केवल लखनऊ में नहीं बल्कि 5 सिटीज में हम लोगों ने मेट्रो इस तरह का पब्लिक सर। ट्रांसपोर्ट सिस्टम सर। लागू किया। हाँ, कानपुर में भी आपने दिया था, मुझे याद है सर। अर्बन प्लानिंग बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जिस तरीके से हमारे शहर हैप्पीजार्डली ग्रो कर रहे हैं, और आपने हमेशा इस पे वो किया है, एम्फेसाइज किया मुझे, क्योंकि अभी आपने श्रीधरन साहब का नाम लिया तो मुझे याद आ गया एक और नाम सर, जिसमें आपने ही इनवाइट किया था, हार्वर्ड के प्रोफेसर थे अर्बन प्लानिंग के, राहुल मल्होत्रा जी। आपने उनको बुलाया था, आप स्वयं हार्वर्ड गए, आप एमआईटी लैब्स में, अर्बन डिजाइन लैब्स गए थे, आप देख के आए थे वहां जो ट्विनिंग वाला आइडिया उस समय हम लोग देखकर किस तरीके से पूरे शहर को कंसेप्चुलाइज किया जा सकता है। आज वो चीजें डिजिटल टेक्नोलॉजी से पॉसिबल है। डिजिटल ट्विन्स की बात अभी दिन में हो रही थी, सुबह हो रही थी, आप माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी, उसको सर मैं चाहूंगा अर्बन प्लानिंग में क्या होना चाहिए और किस तरह एआई इस्तेमाल होना चाहिए, आपको क्या लगता है? इधर दुनिया में अगर हम लोग देखें तो सिंगापुर स्मार्ट सिटी जो इनिशिएटिव हुआ जी। है वो एक एग्जाम्पलरी हो सकता है। हम लोग बहुत सारी लर्निंग ले सकते हैं वहां से, और अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट की बहुत जरूरत है और एआई एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है ओवरऑल डेवलपमेंट में। जैसे डिजिटल ट्विन्स की बात आप कहते हैं, शहरों के डिजिटल ट्विनिंग की बात आपने की थी, एमआईटी में आप देख के भी आए थे। आज अगर हम ट्विनिंग करें एआई के माध्यम से, आप किन इश्यूज को सॉल्व करना चाहेंगे उसके माध्यम से? आपका ट्रैफिक है, क्योंकि हर शहर में इतना ट्रैफिक सिस्टम है जिसका हम लोग सोच ही नहीं सकते, और स्पेशली यूपी का, क्योंकि आबादी बहुत है, हमारे शहर पुराने हैं, तो उस जगह पर अगर एआई का इस्तेमाल करें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और आज के समय पे जो चेंजेस आ रहे हैं उनको इन्वॉल्व करें, तो उन इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं। इवन जैसे फ्लड्स वगैरह की दिक्कत आती है, और क्योंकि फ्लड्स हैं, बारिश हो रही है बिकॉज ऑफ इमेजिन, और जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और सैटेलाइट के थ्रू जो इमेजेस हमको मिल सकती हैं, और जो आपने रिमोट सेंसिंग की बात की पहले, उससे हम लोग कई शहरों को जब जल भराव होता है जो नुकसान होता है वो बचाया जा सकता है। और इधर क्योंकि शहर अनप्लैन्ड बने हैं, बहुत सी चीजों का जिस समय शहर बने थे ध्यान नहीं रखा गया था, इसलिए फ्लडिंग से कई बार बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान होता है। बड़े बड़े शहरों को हम लोगों ने देखा है कि नुकसान हुआ है। आपने देखा सर इधर पिछले 10-15 दिनों में पूरे देश में ये खबर बनी,
चाहे देश की राजधानी की बात हो, चाहे बड़े बड़े शहरों की, लखनऊ की बात हो, एयर क्वालिटी इंडेक्स, लोगों का कहना है कि बड़े शहरों में रहने आज ऐसा हो गया जैसे आप 20 सिगरेट, 30 सिगरेट, 40 सिगरेट एक साथ पी रहे हो एक दिन में, उस लेवल का इंपैक्ट लंग्स पे है। आपने हमेशा फॉरेस्टेशन पे ध्यान दिया, आपने सबसे बड़ा मिशन चलाया, हम लोगों ने उस समय रिकॉर्ड्स भी बनाए प्लांटेशन को लेकर के। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इश्यू हो गया, क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, लोगों को बीमारियां हो रही हैं। इसको हम कैसे सॉल्व करें? इसको आप कैसे एज अ लीडर आपका विजन क्या है कि इसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे? जब हम देश की राजधानी दिल्ली को देखते हैं और AQI वहां का जब देखने को मिलता है, तो जिस पैरामीटर पे होना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा वहां का AQI हम लोगों को दिखाई देते हैं। तो जो अर्बन प्लानिंग है, ट्रैफिक मैनेजमेंट है, प्लस हमें जो एनवायरमेंटल इश्यूज आ रहे हैं, एयर क्वालिटी को बेहतर करने के लिए सरकार को पॉलिसी के साथ साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमें काम करना पड़ेगा, अदरवाइज एयर क्वालिटी का इंडेक्स हम बेहतर नहीं कर सकते। आपका ऑटोमोबाइल का जो वेस्ट है और राजधानी के आसपास जो आपका इंडस्ट्रीज हैं, कंस्ट्रक्शन है, PM2.5 कंस्ट्रक्शन है, देन आपका फार्मर्स, क्योंकि कई बार हम लोग किसान अपने ट्रेडिशनल तरीके से फसल को Stubble burning जला देता है, तो उससे भी एयर क्वालिटी हमारी बहुत खराब हो जाती है। और उस समय सबसे ज्यादा इश्यूज आते हैं जब विंड हमारे पास नहीं है। तो उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए जहां हम एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं और टेक्नोलॉजी और AI का इस्तेमाल कर करके बेहतर हम रिजल्ट दे सकते हैं। सर, लेकिन टेक्नोलॉजी या डेटा तो वहां आउटपुट देगा जहां सच्चाई से कैप्चर किया जाएगा। और डेटा अगर हमारे पास अच्छा नहीं है जी तो हम क्या रिजल्ट देंगे? अगर डेटा अच्छा नहीं है हमारे पास जी। तो हम क्या रिजल्ट देंगे? अभी आपने देखा सर, दिल्ली का आपने नाम लिया तो मुझे याद आ गया, टीवी पे वो खबर चल रही थी कि जहां जो सेंसर्स लगे हैं AQI मेजर करने के लिए, वहां जानबूझ के अलग से पानी का छिड़काव किया जा रहा था कि जिससे कि उनकी रीडिंग कम हो जाए। एक ये सर, एक सवाल और डेटा से जुड़ा आपने मुद्दा उठाया। अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया का जो इकोनॉमिक डेटा है, GDP का डेटा है, लोन का डेटा है, GDP ग्रोथ का डेटा है, पर कैपिटा का इनकम का डेटा है, उन सबको चैलेंज किया है और वन ऑफ द लोएस्ट कैटेगरीज इंडिया के डेटा को दी है। इसीलिए AI का यूज से ज्यादा मिसयूज बचाना है। जी। हमारा अगर डेटा नहीं करेक्ट होगा तो हम आखिरकार रिजल्ट क्या देंगे? अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा कि कोई फैसला हुआ जिसकी वजह से फ्लाइट में को लेकर के कितना रेट, जी क्या रेट देना पड़ा हम लोगों को, और मिसयूज भी कर रहे हैं मिसयूज किया। उसका। हाँ। आपके बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसमें हमें मिसयूज नहीं होने देना है चीजों को। AI को बचाना। तो AI है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन अगर हम उसका मिसयूज होने देंगे तो बहुत मुश्किल काम होगा। अब जैसे यूपी में एक घटना हुई कि CCTV से जो कैमरा है उसकी रेंज 1 किलोमीटर की थी, उसको मिसयूज करना शुरू कर दिया। दिल्ली क्योंकि राजधानी है, सबकी नजर रहती है, तो जो हमारे सेंसर्स हैं जहां से हमें डेटा कलेक्ट करना है, डेटा आना है, वो हम मैनिपुलेशन करते हैं। इसी तरह इकोनॉमी को लेकर के जो डेटा आया है, क्योंकि सरकार को सब कुछ अच्छा दिखाना है, तो अच्छा दिखाने के लिए डेटा को पीछे से खराब करेंगे या पीछे से मैनिपुलेशन करेंगे तभी डेटा अच्छा दिखाई देगा। तो सर, अच्छा जरूरी है, सच्चा जरूरी है? क्योंकि AI सच्चा चाहता है, और AI से अगर आप रिजल्ट सच्चा चाहते हैं तो आपको बैकग्राउंड में भी सच्चाई चाहिए होगा आपको। जी। अभी आपने मिसयूज की बात की। अभी एक उत्तर प्रदेश का में केस आया था जहां आपने देखा कि एक हेल्थ सेंटर पे किसी ने ऑपरेशन कर दिया YouTube का वीडियो देख करके, और उसमें उस पेशेंट की जान चली गई। तो क्या ये मिसयूज कैसे रोका जाएगा? क्योंकि जब हम AI की बात करें, उसके यूज की बात करें, तो मिसयूज करने वाले भी लोग बहुत ज्यादा हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि हाईवे पर जो कैमरा लगे हुए थे उसकी रेंज 1 किलोमीटर थी, तो वो 1 किलोमीटर में जो गाड़ियां जा रही थी या जो गाड़ियां रुक रही थी या खेतों में जो लोग घूम रहे थे, उनके वीडियोस वो कैप्चर कर रहे थे, वो उनकी पिक्चर्स को कैप्चर कर रहे थे। एक बड़ा इशू बना, और 1-2 नहीं हुआ, बहुत नंबर्स थे उसका। और इसी तरह यूपी में हमें देखने को मिला कि कोई इलाज के लिए आया, वो डॉक्टर जो था उसको इलाज करना था, उसे लगा कि वो थोड़ा बहुत तो इलाज करना जानता है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर करके वो बेहतर इलाज कर सकता है, तो उसने यूट्यूब से देख करके इलाज किया और उसका रिजल्ट ये हुआ कि पेशेंट की जान चली गई।
तो ये जहां हम यूज देख रहे हैं वहां मिसयूज को भी बचाना है। अभी यूपी में मान लीजिए साइबर फ्रॉड सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा साइबर फ्रॉड फ्रॉड हो रहा है। तो वो कैसे हम रोकें? आपके कोर बैंकिंग अनसेफ है। एसबीआई को ऐड देना पड़ा कि म्यूल अकाउंट्स में पैसा जा रहा है, उसको कैसे बचें, उसके लिए एसबीआई को ऐड देना पड़ा। तो हम कितना सेफ है टेक्नोलॉजी के साथ साथ। अच्छा, ऑनलाइन स्कैम्स तो जाने कितने हो रहे हैं, क्योंकि यहां थोड़ा लोग जानकारी रखते हैं, लेकिन यूपी को लेकर के अगर हम देखें डेटा एनसीआरबी में, तो ऑनलाइन स्कैम और साइबर फ्रॉड सबसे ज्यादा यूपी नंबर 1 है। देश में अगर सबसे ज्यादा कहीं हो रहा है तो सबसे यूपी में ज्यादा नंबर 1 हो रहा है। और इसी तरह एआई जनरेटेड जो वीडियोस आ रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकली हम लोग जब पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं, जो रूरल इलाके के लोग हैं वो बहुत सारे टेक्नोलॉजी को नहीं समझते हैं। जो आपके डीप फेक एआई जनरेटेड वीडियोस हैं उनको सच मान लेते हैं और सच मान करके वो डिसीजन ले लेते हैं। तो ये मिसयूज बचाना भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं समझता हूं जहां हम एआई का यूज की बात करें, वहीं एआई का मिसयूज कैसे रोकेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम में जिसपे रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, जो टेक्नोलॉजी को समझता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हायर कर सकता है, वो इलेक्शन के वक्त पर एआई जनरेटेड वीडियोस या डीप फेक वीडियोस को क्रिएट कर करके किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कभी भी डैमेज कर सकता है। आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया सर, जिसमें डेमोक्रेसी पे जो अटैक है, और हमने देखा कैम्ब्रिज एनालिटिका से ये चर्चा शुरू हुई थी दुनिया में, जब अमेरिका के चुनावों पे इन्फ्लुएंस करने की बात आई, वैसी बहुत सारी रिपोर्ट्स इंडिया के चुनावों पे भी आई है। इंडिया जो एक इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल लेवल का, जो डेमोक्रेसी के इंडेक्स जारी करता है पूरी दुनिया में, उसमें लगातार इंडिया का स्टॉक गिरता जा रहा है। तो एआई का एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारी डेमोक्रेसी के लिए, हमारी पॉलिटिक्स के लिए, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और एक्सेस के लिए भी हो सकता है। एआई का नेगेटिव यूज नहीं हो जी, और मेरा मानना है कि गलत इस्तेमाल ना हो, प्रोग्रेसिव हो, पॉजिटिविटी लाए, लोगों को जोड़े। अभी हमने एआई क्रिएट किया है, रेगुलेट नहीं किया। हाँ, अभी हम लोग ने एआई डेवलप कर लिया है और एआई से मदद ह्यूमन को हो रही है, हम सबकी मदद एआई कर रहा है। अगर कभी समय आया कि एआई डेवलप करने लगा तो क्या स्टेज होगी, एक वो स्टेज के बारे में भी हमें कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि अगर वो स्टेज आ गई तो हमारी जो मूल्य भावनाएं हैं, जो हमारे एथिक्स हैं, जो हमारा समाज का ढांचा है, वो कैसे हम बचाएंगे, क्योंकि मिसयूज होना भी हमें बचाना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज। आपने सर जो मिसयूज की बात की, इसको थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश ने 2024 में आपको एक बहुत जबरदस्त मैंडेट, एक जिम्मेदारी, एक विश्वास दे करके बड़ी संख्या में पार्लियामेंट भेजा। आज पार्लियामेंट में एक बड़ी ताकत है, आप देश की सेकंड लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी हैं, आप जो बात कहते हैं उसमें बहुत गंभीरता से पूरा देश सुनता है उसको। एआई के रेगुलेशन का जो आपने मुद्दा अभी कहा, आपने मिसयूज बचाने की बात कही, तो पार्लियामेंट में हमारी आज वो ताकत है आपकी, उस पर आप किस तरह सोचते हैं कि किस तरह के रेगुलेशन, आपने कहा हमने क्रिएट तो कर दिया, डेवलप तो कर दिया, रेगुलेट नहीं किया, कैसे रेगुलेशन होना चाहिए, क्या मुद्दे आने चाहिए? क्योंकि अगर सिस्टम को कंट्रोल करने लगेंगे जी, और अगर सिस्टम कंट्रोल हो जाएगा तो बड़ा चैलेंज बन जाएगा हमारे लिए। तो आज ही अभी क्योंकि हम बिगिनर्स हैं एआई में और चीजें शुरू हो रही है देश में, तो हमें रेगुलेट के लिए कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा और उसके लिए पॉलिसी के तहत आना पड़ेगा, पॉलिसी बनानी पड़ेगी एआई के रेगुलेशन के लिए पार्लियामेंट लेवल पे। बिल्कुल ठीक बात सर। पानी पे आते हैं सर, जो जल ही जीवन है, हम सब लोग सुनकर के आप हमेशा ये बात कहते रहे। इरिगेशन में आपने नई कैनाल्स खुदवाने से लेके नई इरिगेशन पॉलिसी से लेके हर चीज पे काम किया। अर्बन सेंटर्स में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स, लखनऊ जैसे शहर को नया वाटर वर्क्स देने का काम, वो सब आपने एज चीफ मिनिस्टर रहते किया था। आज वाटर मैनेजमेंट में दुनिया में अलग अलग जगहों पे आपने अभी नाम लिया सिंगापुर का, सिंगापुर ने बहुत बड़ा काम किया इसमें, बार्सिलोना ने सुपर ब्लॉक्स में बहुत बड़ा काम किया इस क्षेत्र में। वाटर मैनेजमेंट में हम एआई को किस तरीके से शहरों में के लिए भी, घर घर के लिए, और किस तरीके से हम उसको मान लीजिए जोड़ सकते हैं गांव के लिए। और एक मुद्दा और है सर इसमें, वो आपका सरकार का जो टैक्स आता है, वाटर टैक्स आता है, हम किस घर में
घर के लेवल पे आज हम टैक्सेशन कर रहे हैं, किसमें स्विमिंग पूल बना हुआ है और किसी में सिर्फ 5 वॉश बेसिन लगे हुए हैं, कैसे उसको हम नॉर्मलाइज करें? एआई उसमें क्या मदद कर सकता है? क्योंकि आज हमारे पास सेंसर्स हैं, इमेजेस हैं, सीसीटीवी है या सैटेलाइट पास है करते हैं आप, या नक्शे पास सेंसर्स करते हैं, हैं। हाँ, तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोग, क्योंकि अभी घर घर नल गांव में भी हो रहा है, जी। पानी का मिसयूज ना हो, क्योंकि पानी का मिसयूज होगा तो सोर्स तो वही है हमारी। लिमिटेड सप्लाई है। हाँ, और सोर्स में पानी नहीं होगा तो फिर हम सप्लाई क्या करेंगे? तो अर्बन एरिया में भी ये बहुत सारे इश्यूज हैं कि जिनको हमें कहीं ना कहीं एआई और टेक्नोलॉजी के माध्यम से कंट्रोल करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा। Chief Sab, I'd like to bring you here, Alok ji. Okay, what specifically with vis-a-vis the property tax valuations? You have maps which get approved. You have their area. You have sensors. You have supplies to every household, at least in urban centers. Do you think that is a perspective in a holistic, integrative water management system could be created using AI around that? ये बिल्कुल हो सकता है। और जैसे आपने प्रॉपर्टी टैक्स की बात कही जी। ना, उसमें तो नो इट हैज बीन, आपके टाइम पे हुआ था, पूरा कंप्यूटराइजेशन हो गया था, हाँ। एंड वी ऑलमोस्ट मेड इट ऑनलाइन एब्सोल्युटली, True. कि आप सेल्फ असेसमेंट भी ऑनलाइन पे जाके SAR कर दिया था ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन फॉर्मूला यू कुड डिसाइड ऑन योर ओन हाउस टैक्स एंड वाटर Yes. टैक्स एंड पे अकॉर्डिंगली, हाँ। और पेमेंट भी उसकी गेटवे भी हम लोगों ने उसका Integrate प्रोवाइड हो कर दिया गया था। था, तो integrate। दैट वाज बाय इटसेल्फ अ वेरी बिग अचीवमेंट जो मुझे आपने याद टैक्स है, के बारे में और मुझे उसके याद बारे है। में कहा। वाटर मैनेजमेंट के बारे में तो जैसे सर ने बताया ही है, आई मीन कंप्लीट द होल कॉन्सेप्ट ऑफ इवन इन अर्बन एरियाज, ये भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था कि जैसे कई लोग मोटर्स लगा लगा के अपने घर में एक्स्ट्रा वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं, Right. तो उसको भी मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, बिकॉज दे आर कंज्यूमिंग मच मोर वाटर फ्रॉम द ग्राउंड वाटर लेवल, जो कि सबके लिए होना चाहिए, और उसके लिए वो एक्स्ट्रा पे नहीं कर रहे हैं। तो Right. उसके लिए ये सब मॉनिटर एआई के माध्यम से किया और जा टेक्नोलॉजी के माध्यम से बिल्कुल हो सकता है, किया जा सो दैट यू कैन कंट्रोल द यूज ऑफ वाटर एंड Right. रीयूज ऑफ वाटर ऑल्सो। Reuse, yeah. रीयूज ऑफ वाटर की भी पॉलिसी लाके हाँ। उसको भी हम लोग इसके Integrate माध्यम से कर कंट्रोल सकते कर सकते हैं। राइट। अब जब चाहे गांव हो चाहे शहर हो, अभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेशन विजन इंडिया के तहत आप कर रहे हैं, बिजली सब कुछ है। आपने भी बिजली की बात कही, जिस लेवल की चाहे डेटा सेंटर्स के लिए एनर्जी का कंजम्पशन रिक्वायर्ड है, आज भी दुनिया में ऑलमोस्ट वन ऑफ द लोएस्ट पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन हमारा है, उसमें भी उत्तर प्रदेश का ऑलमोस्ट वन ऑफ द लोएस्ट में है। तो किस तरीके बिजली में क्या काम करने की जरूरत है, किन वर्टिकल्स पे करने की जरूरत है, और ग्रिड मैनेजमेंट के लिए हम एआई कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आपके क्या विचार? टेक्नोलॉजी का हम जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, जी, इवन जनरेशन में। और क्योंकि ग्रिड सब जुड़ गई हैं, तो ग्रिड मैनेजमेंट के लिए टेक्नोलॉजी और एआई का इस्तेमाल करेंगे तो जी, स्टेट को बहुत एडवांटेज होगा। हो सकता है। और डिस्ट्रीब्यूशन में हमें इसलिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट है, राइट, उस जो एक चैलेंज कई बार बन जाता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे पुराने शहर के इलाके हैं, तो एआई और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को बहुत बचा सकते हैं, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज आप कट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं ट्रांसमिशन लॉस, जो उससे बिजली सस्ती भी की जा सकती है। क्योंकि जब लॉस बचेगा तो आप बिजली आपके पास ज्यादा है तो उसका आप सस्ती भी कर सकते अच्छा, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है सर कि लोगों को जरूरत है बिजली के लिए, बिजली रोज महंगी होती जा रही है, लगातार आप बढ़ाते जाते हैं, उस रेशियो में लोगों की आमदनी नहीं बढ़ती, तनख्वाहें नहीं बढ़ती हैं, स्पेशली गरीब आदमी, लोअर मिडिल क्लास का आदमी परेशान होता है। तो बिजली को दाम भी कम करना चाहिए, उसके लिए या कुछ लोगों की मदद करनी हो तो उसमें, जैसे आपने अपने मैनिफेस्टो में भी रखी थी ये बात, मुझे याद है पिछली बार, इसमें आपको क्या लगता है कैसे काम करना चाहिए? अभी स्मार्ट मीटर इंट्रोड्यूस हो गए हैं, तो स्मार्ट मीटर के साथ साथ, और क्योंकि गरीब को बिजली सस्ती मिलनी चाहिए, जी, जिस रेट पे सबको मिल रही है, अगर गरीब भी होगा तो शायद उसका जीवन स्तर नहीं बेहतर हो पाएगा, वो अफोर्ड भी नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। तो बिजली के, इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में कहीं ना कहीं हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, लॉसेस बचाएं, और प्रोडक्शन में भी बड़े पैमाने पे लॉस होता है। जी, कोल की जो Equality। सप्लाई है वहां पर बहुत लॉसेस हैं, तो अगर हम सब इंटीग्रेट कर दें तो एक बार को हम बचा सकते हैं और लॉसेस को रिड्यूस कर सकते हैं। एक आपने आज चीफ मिनिस्टर बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट बिजली में किया था, आपने किसके कहने पे किया था वो आप बताएंगे अभी, लेकिन आपने 2 माइक्रो ग्रिड्स बनाई थी जिससे कि लोगों को मुफ्त में ऑलमोस्ट बिजली, लोकली अवेलेबल 100% रिलायबल बिजली मिल रही थी। मैं चाहूंगा एक बार उसका आप थोड़ा सा जिक्र जरूर कर दें, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट था जैसा देश में न पहले हुआ न उसके बाद किसी ने किया। कई बार वो स्कीम्स आई हैं और डिफरेंट लेवल से वो स्कीम शुरू हुई हैं। जी,
मुझे याद है उस समय के राष्ट्रपति रहे कलाम साहब, उन्होंने एक सुझाव दिया था कि मिनी ग्रिड से हम लोग विलेज का रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन करें। तो उस समय हम लोगों ने कोशिश करके कई ग्राम सभाओं को आइडेंटिफाई कर करके सोलर से उनको कनेक्ट किया, सोलर एनर्जी से 24 आवर्स हम लोगों ने बिजली दी और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छे। हाँ, क्योंकि किसी को बिल नहीं देना पड़ रहा था। वो स्कीम इस तरह थी कि पूरे के पूरे रूरल एरिया में जो जो उनकी जरूरतें हैं, उनका ड्रिंकिंग वाटर के लिए, उनके हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, उनके चक्की जो आटा के लिए है उसके लिए सप्लाई देना, पूरा का पूरा मिनी ग्रिड के थ्रू हम लोग सप्लाई कर रहे थे। उससे एडवांटेज ये हुआ कि उस गांव में किसी को भी बिजली का बिल नहीं देना पड़ता था। और बच्चों के लैपटॉप भी चल रहे थे जो आपने दिए थे। लैपटॉप था, चार्जिंग थी, टीवी चल जा रहे थे, मोबाइल तो एक पूरी उसकी जरूरत की चीजें उस गांव में हो रही थी और गांव का पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन उसी के माध्यम से हम लोगों ने किया। तो बिजली पे सर आपने बहुत उससे बात रखी है अपनी। एक चीज मैं आपसे बिजली से जोड़ करके, अभी फिनलैंड में एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हुआ है जहां पे बिना वायर बिजली ट्रांसमिशन उन्होंने शुरुआत की है। इसकी आपने, मुझे याद है, एक नाम लेकर के, बोस साहब का नाम लेकर एक बार हमारी आपकी चर्चा हुई थी इस बारे में, जिनको नोबेल भी मिला बाद में फिजिक्स में। तो ये ऐसे एक्सपेरिमेंट्स क्या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से छोटे छोटे सीड करने चाहिए कि बिना तार के अगर बिजली सप्लाई होने लगी तो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस की बात है, चोरी की बात है, ये सब खत्म हो जाएगा अपने आप में। हमारे लिए अभी बहुत इट्स टू अर्ली, हाँ, it's too early, that is true, that is ये true. फ्यूचर हो सकता है कि हम वायरलेस ट्रांसफर करें, सर वाईफाई वायरलेस ट्रांसफर कर खुद- दें एनर्जी हाँ, का, हाँ। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जैसे आज डेटा ट्रांसफर होता है वाईफाई, वैसे बिजली वाईफाई ट्रांसफर होने लगे। सर मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट पे कुछ थोड़ा सा और मेरे सवाल हैं। जैसे सर आपने जो लाइटिंग की समस्या है, आज बिजली का सिर्फ यही नहीं कि हमारे पास कम है, सिर्फ यही नहीं है कि बहुत महंगी है, हम उसका शायद गलत उपयोग भी कर रहे हैं। जिस तरह भी आपने कहा पानी हम वेस्ट करते हैं, उसका एफिशिएंट इस्तेमाल होना चाहिए, उसी तरह बिजली का भी। तो स्मार्ट मीटरिंग, आपने एक बहुत बड़ी स्कीम लॉन्च की थी, वो थी एलईडी डिस्ट्रीब्यूशन बल्ब्स की। हर घर में एलईडी लगे, फ्री जाए, उसका पैसा हम बिजली के बिल से काट लें। बहुत सारे मॉडल्स उसके अवेलेबल हैं। बिजली का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन पे, ग्रिड के यूटिलाइजेशन पे, स्मार्ट लाइटिंग पे, स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग पे, उस पे आपका क्या विचार है? कितना जरूरी समझते हैं आपको? उस समय बहुत सारी कोशिश करके हम लोगों ने एलईडी प्लस स्मार्ट मीटर्स प्लस सेंसर्स लगाए थे, जहां की अपने आप लाइट जल जाना, बंद हो जाना, जी। बहुत से इनिशिएटिव्स लिए थे जिससे कि पावर को बचाया जा सके और हम दूसरी जगह उस पावर का इस्तेमाल कर सकें। आपने एक आईटी सिटी दिया लखनऊ को, और उसी तरीके का आपने नोएडा में भी दिया, उसी तरीके का आपका मन था कानपुर में भी, बाकी बहुत सारी जगहों में आप नई आईटी पॉलिसी लाए, नई साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी लाए, नई बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी लाए, ई मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी लाए थे, प्लास्टिक्स पॉलिसी लाए थे। इन सारी पॉलिसीज के माध्यम से आपने आईटी सिटी दिया जो कभी उत्तर प्रदेश में नहीं था, लखनऊ में नहीं था। ये अलग बात है कि उसमें कुछ नहीं हो पाया, लेकिन आज भी एचसीएल आई थी वहां और बहुत बड़ा काम कर रही है। उसको किस तरह बढ़ाना चाहिए? अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर से कैसे जोड़ना चाहिए? हाउ डू यू ब्रिज दैट डिस्टेंस? क्योंकि अगर आपको जॉब्स देने हैं, जॉब्स क्रिएट करने हैं, तो पॉलिसी के तहत आपको इन सब जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और मुझे याद है कि आलोक रंजन जी ने बहुत उसमें काम किया था आईटी सिटी को लेकर के, और इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी जो बनाई थी हम लोगों ने, उसके तहत बहुत सारी इंसेंटिव्स दिए। उसका रिजल्ट ये हुआ कि बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बन गया। और वहां पे पूरी आईटी सिटी, बहुत बढ़िया आईटी सिटी लखनऊ में बनके तैयार हुई थी। एंड मिस्टर एचसीएल के शिवनाडर जी, शिवनाडर साहब, ही केम हिमसेल्फ, और उन्होंने आके उसको शुरू कराया था, बहुत प्रेज किया था हमारी पॉलिसी को। और वहां मोर देन 5000 पीपल का लगातार आईटी में ट्रेनिंग उसी समय शुरू हो गई थी। ट्रिपल आईआईटी का इंस्टीट्यूट भी वहां सेटअप हो गया, एंड तमाम बिल्कुल ऐसे वहां सेटअप हो गया था कि आईटी इंडस्ट्री कुड कम एंड सेटअप देयर इंडस्ट्री देयर इन दैट एरिया इटसेल्फ। बड़ा वो इट वाज अ रेवोल्यूशन इन आईटी दैट वाज ब्रॉट अबाउट। क्योंकि एचसीएल और शिव नाडर जी जब आए तो उनके बहुत सारे इश्यूज थे। कई इश्यूज को रिजॉल्व करना, रिकॉर्ड टाइम में उनको उन इश्यूज को रिजॉल्व करा देना, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि नोएडा के बाद सबसे बड़ा उनका सेंटर कहीं बना करके तो वो लखनऊ में। और लखनऊ का रिजल्ट ये हुआ कि बहुत सारे बच्चे जो दूसरे प्रदेशों में काम करते थे, बड़े शहरों में काम करते थे, हैदराबाद में थे, बेंगलोर में थे, चेन्नई में थे, वो वापस आए। उन बच्चों को घर में आकर के काम करने का मौका मिला।
और केवल वही नहीं बल्कि यूनिवर्सिटीज जो बड़ी बनी, जो टाइम्स ऑफ इंडिया की बेनेट यूनिवर्सिटी, अगर आपको याद होगा, तो बेनेट यूनिवर्सिटी जब बनने का काम शुरू हुआ तो बहुत से इश्यूज थे उनके, रिकॉर्ड टाइम में इश्यूज हम लोगों ने रिजॉल्व किए और उसका रिजल्ट ये हुआ कि 1 साल के अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया की बेनेट यूनिवर्सिटी बनकर के तैयार नोएडा में हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि आईटीसी की शुरुआत की थी, अब एआईसीटी बनाएंगे हम। क्योंकि नए जो चैलेंजेस हैं, नई जो टेक्नोलॉजी है, नई जो चीजें आ रही हैं, उनको अपनाना ही पड़ेगा और अपनाने से ही हम लोग ग्रोथ और प्रोग्रेस दिखा सकते हैं। आपने एजुकेशन की बात की, मैं एजुकेशन के सेक्टर में चाहूंगा। एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत बड़ा रेवोल्यूशन किया जा सकता है और बहुत बड़ी की जरूरत है। आपने उससे बहुत काम किया था। स्किल डेवलपमेंट मिशन पॉलिसी पहली बार देश में दिसंबर 2013 में आपने स्किल डेवलपमेंट मिशन बनाया, विभागों के बजट को पूल करके, जिसमें फाइनली यूनेस्को में, यूनाइटेड नेशंस में अवार्ड भी मिला पेरिस में, बेस्ट स्टेट इन इंडिया का। उस समय आईटी का हम लोग लेकर के आए थे, वो अवार्ड आपको हम लोगों ने दिया था। आपको क्या लगता है आज एजुकेशन में एआई हम किस तरह इस्तेमाल करें? अभी क्योंकि यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, अभी जो पार्लियामेंट का जो आंसर आया उसमें यह आया कि 63 लाख बच्चों ने प्राइमरी एजुकेशन छोड़ दी है। और अगर 63 लाख बच्चों ने पूरे देश में छोड़ी तो सबसे ज्यादा यूपी के नंबर्स होंगे। तो एआई के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्वालिटी एजुकेशन राइट फ्रॉम प्राइमरी और फिर हम आगे की एजुकेशन दे सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, क्योंकि आपके पास कई बार बहुत स्टाफ, जो टीचिंग स्टाफ है, बहुत अच्छा नहीं होता है। तो एआई के माध्यम से हम लोग एजुकेशन और खासकर किस तरह की एजुकेशन हो, किसको कैसी चाहिए, किसकी कितनी कैपेबिलिटी है, किस हिसाब से हमें पहुंचाना है, वो शायद आज इंडिविजुअलाइज्ड ट्यूटरिंग। यस, का इंडिविजुअलाइज। या अभी आपने उस पार्लियामेंट में उस दिन परसों 2-3 दिन पहले पार्लियामेंट में आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, आपने पार्लियामेंट में कहा कि उत्तर प्रदेश शायद पहला प्रदेश होगा जहां हजारों की संख्या में स्कूल बंद हुए और जब हम लोगों ने पढ़ाने की कोशिश की तो एफआईआर लिखे गए। उस सिलसिले में अगर पढ़ाने के लिए आज स्कूल बंद हो रहे हैं तो क्या उसको एआई से रिप्लेस किया जा सकता है? एआई है, क्योंकि बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल। और मैं देखता हूं कि जिस समय कोविड आया, सबसे ज्यादा पढ़ाई में अगर लोगों को जुड़ने का मौका मिला तो वो कोविड का टाइम था, जहां 1-1.5 साल लोग ऑनलाइन पढ़ाई किए हैं। और उसका परिणाम ये हुआ कि बड़े बड़े जो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस थी वो सब प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर दिए। तो आज हम क्वालिटी एजुकेशन और किस तरह का सिलेबस हो, क्या पढ़ाई करानी है, वो संभव है एआई और टेक्नोलॉजी के माध्यम से। क्योंकि हम पे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारे पास है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को टेक्नोलॉजी से जोड़ना और एक्सपर्ट से जोड़ने में हम लोग अगर कामयाब होंगे तो क्वालिटी एजुकेशन मिल सकती है। और इसी तरह स्किल डेवलपमेंट में हमारे पास आईटीआई है, पॉलिटेक्निक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सारा बड़ा है हमारे पास। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करना, और इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज तभी संभव है जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। कई बार हमारे पास स्टाफ ही नहीं है, ट्रेनर्स ही नहीं है, एक्सपर्ट्स नहीं है। आपने उसमें भी हायरिंग की थी, 16 साल बाद उत्तर प्रदेश में नौकरियां मिली थी उस सेक्टर में। मैं समझता हूँ आलोक जी और उसमें बता सकते। हाँ, जैसा सर ने बताया, एजुकेशन सेक्टर में तो एआई इज मोस्ट रेलेवेंट। इट कैन ट्रांसफॉर्म द कंप्लीट एजुकेशन सेक्टर। फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी की बात हो रही है आज। उसमें फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी में बहुत से ऐसे मॉडल्स हैं जो ऑलरेडी डेवलप हुए हैं, और उसमें एआई को अगर जैसा सर ने बताया कि लाया जाए तो बहुत फास्टर मेथड से फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी जो है वो प्राइमरी लेवल पे ट्रांसमिट हो सकती है। देन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज अ मेन इशू नाउ, कि लर्निंग आउटकम्स क्या है लोगों के। एजुकेशन तो प्रोवाइड हो रही है, सर ने हमेशा उसमें जोर दिया था कि हमें क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, लर्निंग आउटकम्स क्या है। तो लर्निंग आउटकम्स कैन बी मॉनिटर्ड सो इजीली थ्रू द यूज ऑफ एआई। वंस अगेन, कुशल कौशल और शिक्षा पे आपने बात की सर। आज एआई को लेके एक डर सबके मन में है। जहां भी हम लोग बात करते हैं यूथ के मन में, आप हमेशा यूथ की बात करते हैं, यूथ के मन में आज एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या हमारी नौकरियों का क्या होगा। वैसे ही नौकरियों की जो सिचुएशन है अनएम्प्लॉयमेंट की, वो आपके सामने है। नौकरियां क्या आपको लगता है एआई से नेट पॉजिटिव है या कोई खतरा है उसमें? ये हमेशा एक बहस का विषय बन जाता है कि जब कभी भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो लोग कहते हैं कि नौकरियां कम हो जाएंगी। मुझे याद है कि जब कंप्यूटर आया था उस समय बहुत सारे लोग ये बात कहते थे कि कंप्यूटर आ जाएगा तो उससे नौकरियां कम हो जाएंगी। लेकिन रिजल्ट ये कि कंप्यूटर आने से नौकरियां बढ़ गई।
नौकरियां लोगों को मिलने लगी। मुझे लगता है कि एआई के आने से बढ़ेगी। नौकरियां बढ़ेंगी सर और स्किल डेवलपमेंट इंप्रूव कर सकेंगे हम लोग। हम बहुत सारी चीजों को पहले से समझ सकेंगे जी। और नौकरियां इससे रिप्लेस हो बढ़ेंगी। जाएंगी सर, नौकरियां रिप्लेस हो जाएंगी, अलग उस एरिया में नहीं मिलेंगी तो किसी और एरिया में मिल जाएंगी। इट इज नॉट दैट नौकरियां डिसअपियर हो जाएंगी। ट्रू। हमें अपने यूथ को या नई जनरेशन को स्किलिंग करना पड़ेगा और स्किलिंग बेहतर करना पड़ेगा अनस्किलिंग, रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग। ठीक बात सर। और बेटर उनको करना पड़ेगा। बड़ा करना पड़ेगा। एक सर आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, महिला सुरक्षा, ये बड़े मुद्दे हैं शहरों में, गांव में, आज हमारी साइकोलॉजी पे, और कई बार इनको जैसे हैं उनको बहुत बड़ा करके एम्पलीफाई करके कई बार कई माध्यमों से, मीडिया के माध्यम से चीजें प्रस्तुत की जाती हैं। कभी किसी को छोटा दिखाने के लिए, किसी को बड़ा दिखाने के लिए, खराब दिखाने के लिए उनको मुद्दा बनाया जाता है। अभी हमने कुछ प्रदेशों के चुनाव में भी ये बातें महसूस की। उत्तर प्रदेश में आपने डायल 100 की शुरुआत की, जब टेक्नोलॉजी से पुलिस फोर्स को जोड़ा जा सकता है और ये इंश्योर किया जा सकता है कि 8 मिनट के अंदर पुलिस कहीं पहुंच जाए, जब सोच नहीं सकता था कोई आदमी। जब डायल 100 की बात की, डायल 1090 विमेन पावर लाइन की बात की, लोग विमेन हेल्पलाइन कह रहे थे, आपने उसका नाम विमेन पावर लाइन बदला। आज की इस परिदृश्य में एआई में लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ एंड विमेन सेफ्टी, 3 पे मैं चाहूंगा आप जवाब दें कि एआई में क्या करना चाहिए। एआई से हम पुलिसिंग इंप्रूव कर सकते हैं और हम लोग जहां पर घटनाएं हो रही हैं वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहां पर घटनाएं हो रही हैं, तो पुलिसिंग प्रोएक्टिव हो सकती है। दूसरा, क्राइम इन्वेस्टिगेशन में बहुत मदद मिल सकती है। जी। आज टेक्नोलॉजी फेस रिकग्नाइजेशन का है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, पुलिस को जरूरत नहीं कि बाहर दिखाई दे, आपके पास कैमरा है, फेस रिकग्नाइज कर करके आप बेटा कर सकते हैं। साइबर क्राइम है उसको डिटेक्शन कर सकते हैं हम लोग। डिजिटल फॉरेंसिक्स, हाँ, डिजिटल फॉरेंसिक है आपका। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो एआई के माध्यम से हम पुलिस में सबसे ज्यादा मदद कर सकते हैं। और विमेन सेफ्टी में सर आपने 1090 पावर लाइन लॉन्च की थी। मुझे याद है कि जब 1090 लॉन्च किया था तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर करके हम लोगों ने बहुत सारे जो क्राइम होते थे, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, गर्ल्स, उनको हम लोगों ने बेटर किया था, कहाँ ज्यादा हो रहे हैं वो आइडेंटिफाई किए हॉटस्पॉट्स। तो उस हिसाब से पुलिसिंग को हम लोगों ने इम्प्रूव किया। उससे रिजल्ट ये हुआ कि क्राइम उस समय कम होना शुरू हुआ। तो समिट आप में कह सकते हो सर, हम लोगों ने, आपने सब चीजों पे अपने बात रखी, एंड हम इस पे सम कर सकते हैं कि अगर इजाजत हो, आपके बहुत सारे यूथ आपको एवाई नाम से बुलाता है, तो मैं कह सकता हूं कि एवाई लाएंगे एआई। उस पे हम क्लोज करने से पहले मैं चाहूंगा आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स, जो चैलेंजेस हैं, जो गार्ड रेल्स एंड ग्रिल्स हैं, जिन चीजों से हमको बचाना है, मिसयूज की आपने बहुत प्रोमिनेंटली बात कही, हम क्या ध्यान में रखें एआई पे? क्लोजिंग रिमार्क्स आपके क्या है? जैसा मैंने पहले कहा कि एआई का यूज से ज्यादा हमें मिसयूज बचाना है। जहां यूज हम करेंगे वही मिसयूज भी बचाना है। हमारे पासवर्ड सुरक्षित नहीं, कई बार हमारे बैंक फ्रॉड्स हो रहे हैं, साइबर क्राइम चल रहा है हमारे, आपके ऑनलाइन स्कैम्स बढ़ गए हैं, उनको कैसे हम रोकें? आपका एआई जनरेटेड वीडियोस, मैंने कहा, आप डीप फेक्स की बात की। हाँ, डीप फेक्स का। और साथ ही साथ हमारा एआई से, क्योंकि हम पॉलिटिक्स में हैं, तो एआई कुछ ऐसा सामाजिक परिवर्तन लाए, मास मूवमेंट, एक ऐसा सामाजिक परिवर्तन और मानसिक परिवर्तन लाए कि भेदभाव मिट जाए क्या बात? और कोई नफरत न हो और हमारा नजरिया बदल जाए, हमारा नजरिया पॉजिटिव हो, हमारा नजरिया डिवीजन वाला ना हो, पॉजिटिव हो, विजन का हो। क्या बात? और ये सब जो कोई पीड़ित ना रहे, दुखी ना रहे, कोई अपमानित ना हो। शायद एआई का अगर हम ये यूज कर सकें कि मानसिक और सामाजिक बदलाव ले आए, पॉजिटिविटी ले आए, भेदभाव मिटा दें, नफरत मिटा दें, डिवीजन ना हो हमारे किसी भी स्तर पे, किसी भी तरह का, अगर हम वो कर सकें तो शायद एआई का हमारे समाज में बहुत और महत्व बढ़ जाएगा। प्रोग्रेसिव हो एआई का, पॉजिटिव डेवलपमेंट अगर दिखाएं, और साथ ही साथ मैं तो ये कहूंगा कि जिससे सबकी भलाई, वही है सच्चा एआई। क्या बात है? जिससे सबकी भलाई, वही हो सकता है सच्ची एआई। तो एआई का युग और एआई का नेतृत्व,
जो जिससे हो सबकी भलाई, वही है असली एआई। वही है असली एआई। विजन इंडिया के प्लेटफॉर्म पे, प्लान डेवलपमेंट एसेंट पे ये मैसेज हमारा लाउड एंड क्लियर है कि जिससे हो सबकी भलाई, वही है सच्चा एआई। आपने बहुत वक्त दिया, मैं आपके साथ हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी आलोक रंजन जी का, राजीव जी का, सबका धन्यवाद देता हूं। और अगर आपकी इजाजत हो तो क्वेश्चंस ले लें एक दो, या कोई दो क्वेश्चंस हम पूछना चाहेंगे। एनी सर आप बताएं। ठीक है, कोई बात नहीं। जिसको आप नहीं, आपकी मर्जी, कोई यू डिसाइड। ओके, यू टेल। वन क्वेश्चन हियर इन द फ्रंट एंड वील टेक वन क्वेश्चन एट द वेरी बैक। नहीं, हाँ, बस दो। अच्छा, ठीक, ओके, ठीक है। नहीं, आपसे पहले भी हो गया था। अभी जिसने पहले नहीं पूछा उससे आ जाए दीजिए, इधर आ जाए। हाँ, इधर दे दीजिए माइक प्लीज। तो पहले भी दो पूछे। Thank you, sir. Firstly, I would like to warmly welcome Mr. Akhilesh ji to our lovely city of Hyderabad. And आपने जो initiative लिया AI का, it's a very great initiative, and we would love to see more leadership from you as well as the political party that you head. Sir, मेरा एक not a tongue in cheek question, honestly पूछ रहा हूँ मैं। अल्बानिया बोल के एक छोटा देश ने AI का एक मिनिस्टर उसने पोर्टफोलियो क्रिएट कर दिया ऑफिशियली। सो जो भी पावर्स एक कैबिनेट मिनिस्टर को होते हैं, दैट AI मिनिस्टर विल आल्सो हैव द सेम पावर। आप इतना लीड ले रहे हो, आप बैंगलोर जाए हो, अभी हैदराबाद, आई एम श्योर विल बी गोइंग टू अदर सिटीज। सो कैन वी एक्सपेक्ट समाजवादी पार्टी बी टू द फर्स्ट पार्टी टू हैव सम काइंड ऑफ एन AI representative? Because I'm sure a lot of your colleagues may not like it, but it could outperform them, sir. नहीं, ये सुझाव आपने अच्छा दिया है, क्योंकि सीखना ही जरूरी है। और अगर ये सुझाव आपका है जो बेहतर चीजें कर सकता है, क्योंकि मुझे याद है कई बार स्किल डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर्स बन रहे थे, तो कैसे हम उसको अलग से एक प्रोफाइल दें। तो एक अच्छा सुझाव है कि भविष्य में AI मिनिस्टर भी हो, AI डिपार्टमेंट हो, जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चरली देख सके कि AI को हम कैसे हम गवर्नमेंट और पब्लिक पॉलिसी में यूज करें उसको। We have time Thank for you. one more question before, because we have press waiting for us. Last question there, yeah. But briefly पूछिए please. Yeah, sure. Hello. Namaskar, Akhilesh ji, and warm greetings to all the guests and dignitaries here. Directly, I'll come to the point. सर जी, आपका टेन्योर में आप यूपी में जो 840 पुलिस स्टेशंस थे, उनको बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया आप। और मैं ये भी सुना हर थाने पे आप एक 4 व्हीलर्स भी दिया था। एंड मैं ये बोलना चाहता हूँ, आज पुलिस स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी डेवलप हो, फ्रेंडली पुलिसिंग, हर कोई बोल रहा है फ्रेंडली पुलिसिंग, यूपी हो, एपी, तेलंगाना, हर स्टेट में एक ही प्रॉब्लम है। पुलिस स्टेशन में पहला चीज कंप्लेंट लिखना है। और जो भी पुलिस स्टेशन जाता है, the very first thing they have to write the complaint. 90% of the people don't know how to write the complaint, whom to address. क्योंकि कोई भी पुलिस स्टेशन जाने का जरूरत ही नहीं पड़ता है। अगर किसी मुसीबत में जाता है, और इंडिया में क्या हो रहा है, 60% ऑफ द प्रॉब्लम्स जो कॉमन मैन की है, वो पुलिस स्टेशन तक नहीं जाएगा, क्योंकि वो जो सुनना पड़ता है ना उधर, उसका डर के, लेट मी बी ओपन एंड फ्रैंक, सो 60% ऑफ द कंप्लेंट्स आर नॉट रीचिंग द पुलिस स्टेशन। अब हम सुबह से हम जो बात कर रहे हैं ये है कि मैं एक सोल्यूशन लेके आया हूं। हर पुलिस स्टेशन में एक पुलिस स्मार्ट बूथ, आपका नाम भी ऑलरेडी मैं बना के लेके आया। तो एक क्या चीज है, एक कियोस्क हर स्टेशन में डालना, हर थाने पे डालना है। और जो भी आके उसके सामने खड़े होकर उसका प्रॉब्लम एक्सप्लेन किया, तो गुजराती, तमिल, मराठी, हिंदी, उर्दू, जो भी लैंग्वेज है, एक्सप्लेन किया, तो वो सिस्टम उसका प्रॉब्लम समझकर वो फॉर्मल कंप्लेंट जैसे उधर कोर्ट में बना के उधर ही प्रिंट आउट भी आ जाएगा और ऑफिसर को भी जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद आपके सुझाव के लिए। क्योंकि जो बात आप बता रहे हैं कि FIR क्या लिखी जाए, और FIR लिखने में भी बड़ी परेशानी होती है। FIR से पहले कंप्लेंट। हाँ, कंप्लेंट, ठीक है। तो मुझे याद है कि डायल 100 में जब वो सिस्टम क्रिएट किया, पुलिस रिस्पॉन्स सिस्टम, तो पहला काम ये किया कि जो फोन उठाएंगे वो सब गर्ल्स होंगी। करेक्ट। पहला इशू ये। और दूसरा, जो बात बताई जा रही है उसी को हम कंप्लेंट मानेंगे। वो रिकॉर्डेड कंप्लेंट थी। तो अगर ये AI और नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके पास ये सॉल्यूशन है, हम तो कहेंगे हर सरकार को आपके सॉल्यूशन को लेना चाहिए। अभी इंतजार क्यों करना है? हमें तो 1 साल बाद सरकार बननी है। नहीं सर, आपका ही करना नहीं, है। हम तो ये कहते हैं जहाँ सरकार है
उनको अभी आपका सुझाव ले लेना चाहिए। और एक चीज सर, और दूसरा सर, आप एग्रीकल्चर का बहुत सपोर्ट किया था आपके टेन्योर में, फार्मर्स का बचने के लिए बहुत कुछ किया, मंडी शुरू किया, सब किया ना सर। प्रॉब्लम क्या है, हर फार्मर का पास वक्त बहुत कम रहता है सर यील्ड होने के बाद। एग्जाम्पल, एक टमाटर फार्मर है तो मॉर्निंग 3:30 4 AM को मार्केट पहुंचेगा, जो बोले मंडी 8 AM से पहले वो सेल करना है। अगर नहीं सेल कर पाया, उसका जो भी यील्ड है वो वेस्ट हो जाएगा। इसलिए टमाटर हमेशा 1 रुपए 2 रुपए में बेचते हैं, नहीं तो 100 रुपए 50 रुपए, क्योंकि उसका शेल्फ लाइफ फार्मर के हाथ में सिर्फ 2-3 आवर्स है। हमने एक सोल्यूशन लेके, रेडी सोल्यूशन, वो क्या है, प्योर हर्बल एक्सट्रैक्ट्स लेके एक सोल्यूशन बनाया। उस सोल्यूशन में टमाटर डिप करके बाहर रखा तो कोई रेफ्रिजरेटर का जरूरत नहीं है, कोई कोल्ड स्टोरेज का जरूरत नहीं, 20 दिन वैसा ही रहेगा, एंड क्लिनिकली प्रूवन। नहीं, बहुत धन्यवाद। हाँ, इस तरह की अगर चीजें आएंगी तो हमारे फार्मर को बहुत मदद मिलेगी। अगर और आप परमिशन दिया तो उधर आके आपको ये प्रपोजल। अच्छा, ठीक है, अभी ले लेंगे, हाँ, अभी ले लेंगे। अभी ले लेंगे, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, क्लोज करें सर। अच्छा, एक और लास्ट क्वेश्चन विद, आपने परमिशन दे दी। Akhilesh, a warm welcome to Hyderabad. So it's really heartening to note that a political leader, talking about artificial intelligence and new age technology. Because in Indian landscape, I think we've seen only very few leaders like Rajiv Gandhi and Chandrababu Naidu, and then we are seeing you talking about the technology. But obviously, technology transforms the human lives. The humanity designs and use the technology to impact the society. So we hope how you are going to use this AI in the forthcoming elections to come again and transform the society. वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जिनसे हमें लड़ना है वो इस टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। मैंने पहले भी कहा, क्योंकि फेक वीडियोस, फेक न्यूज, और उसमें वो एक्सपर्ट हैं। पहली बार हम लोग देश में देख रहे हैं पॉजिटिव न्यूज से ज्यादा कुछ लोग निगेटिव न्यूज के लिए ज्यादा खर्च कर रहे हैं पैसा। जितना हम पॉजिटिव के लिए रिसोर्सेज नहीं खर्च कर रहे, उससे ज्यादा निगेटिव के लिए खर्च कर रहे हैं। तो ये चैलेंज तो है, और एआई बहुत आसान बना रहा है हम लोगों को। जितना हमारे लिए आसान है, जिसके पास रिसोर्सेज हैं, जिसके पास एक्सपर्ट है, टेक्नोलॉजी का ज्यादा बेहतर इस्तेमाल करेगा, वो ज्यादा यूज कर लेगा। क्योंकि बूथ लेवल पर प्रोफाइलिंग होना, बूथ लेवल पर मैनेजमेंट करना, ये आसान हो गया है। और आज अगर हम एआई टूल्स को जितना हम लोग उसको लर्न करा देंगे, जैसा हम रिजल्ट चाहते हैं, तो शायद हमारे लिए बहुत आसान इसलिए भी होगा क्योंकि यूपी जैसा स्टेट एक जहां बड़ा है, वहीं मैंने कहा कि एआई कम से कम एक ऐसी चीज डेवलप करे कि हम पॉजिटिव हो जाएं, हमारे मानसिक और सामाजिक चीजों में बुराइयां खत्म हो जाएं, नेगेटिविटी खत्म हो जाए। तो जो समीकरण बनते हैं, जो मैनेजमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन सोशल और जातियों का मैनेजमेंट, शायद टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग बेहतर कर सकेंगे। So, with your permission, close. So, with your permission, so we'd like to close. Thank you very much. मैं एक बार फिर सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि बिना आपके ये शायद इतना कार्यक्रम सफल न हो पाता। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं। आपका बहुत धन्यवाद। I'd like to request Rajiv Rajaji, member of Parliament, to please extend a vote of thanks to our chief guest for the super session. Please अभी बैठे रहें, super session का धन्यवाद दे रहे हैं।